हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है अंधविश्वास। शाम के 7 बज रहे थे। कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस से निकलकर मैं एक चाय की दुकान पर जाने वाला था। सिर में तेज दर्द था, होता भी क्यों नहीं। पिताजी की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। यही बात लगातार मन को कचोट रही थी। व्यापक सेरिब्रल हमारे रेज के चलते मस्तिष्क में खून जम गया है, जिसके कारण इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस उम्र में डॉक्टर सर्जिकल इलाज का जोखिम नहीं लेना चाहते। 20 दिन ही गए, दवाओं से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। हल्की सी चेतना, चेहरे से दर्द झलकता है। मुझे शिकायत सी करते हैं, इतनी तकलीफ, क्या कोई इलाज नहीं। झूठी आशा देता हूँ, दवा चल रही है, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। मैं जानता था चमत्कार के अलावा कुछ नहीं बचा डॉक्टर के पास। रास्ते में चलते हुए अचानक फोन बजा। पटना से पड़ोसी मिस्टर दत्त का फोन था। वह मेरे फ्लैट के ऊपर रहते हैं। लगा हाल चाल जानने के लिए फ़ोन किया होगा। बोलो, हेलो दत्त साहब, बताइए। उधर से आवाज़ आई, कैसे हैं चाचा जी। द्वार सब में कहा, बिल्कुल ठीक नहीं, कोशिश चल रही है, आप तो जानती ही हैं। यहाँ एक और घटना हुई है। शांति चाची अस्पताल में भर्ती है। उनकी भी हालात खराब है। उनकी बेटी दामाद आज आपको ढूंढने आए थे। चिंतित होकर पूछा, क्यों, पैसे की ज़रूरत है क्या। नहीं, वैसे कोई बात नहीं। फिर शांति चाची अस्पताल में परिवार वालों से विनती कर रही है, बंगाली दादा को बुलाओ। क्या, क्यों। उन्हें विश्वास है कि आपकी दी हुई दवा से वे ठीक हो जाएंगी। पागल है, उनके घर वाले भी यही कह रहे हैं, मगर वे टस में मस नहीं करती है। बंगाली दादा की दवा जादू जैसा काम करती है। ऐसा भी होता है क्या। दत्त साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ दिन पहले भी उनके लोग आपको ढूंढने आए थे। हमने बताया आपके पिताजी बीमार हैं, आप कोलकाता गए हैं। आज फिर वही अर्जी लेकर आए। शांति चाची बार बार कह रही है, बंगाली दादा को बोलो 2 दिन के लिए आ जाए। अस्पताल के डॉक्टर भी इस बात पर हंस रहे थे। आखिर में उन्होंने कहा, इतना विश्वास है तो उनको बुला ही लो, मनोबल बढ़ेगा। मैंने व्यक्तिगत स्वर में कहा, इतना बुला रही है, वे भी कितनी नेक दिल इंसान है। जा पाता तो अच्छा होता, मगर करूं क्या। पिताजी की देखभाल अकेले संभल रहा हूँ। छोटा भाई कश्मीर में है, छुट्टी नहीं मिल पाई। जब वह आ जाएगा तब पटना आऊँगा। पटना में मेरा अपार्टमेंट तब तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। बिल्डर ने जल्दबाजी में मेरा फ्लैट पूरा कर दिया। मुश्किल भी यह थी कि जिस मकान में मैं किराए पर रहता था, मालिक ने उसका आधा हिस्सा बेच दिया था। पूरा मकान टुकड़े टुकड़े में बेचकर वे कोलकाता जाने वाले थे। ऐसे में जोखिम उठाकर मैंने 13 फ्लैट वाले अपार्टमेंट में पहला आदिवासी या
ऑक्यूपेंट बनकर पत्नी श्री श्रावंती और 5 साल की बेटी को लेकर अर्धसमाप्त अपार्टमेंट में ही डेरा डाल दिया। 50 साल की उम्र वाली बिहारी महिला मजदूर शांति चाची बिल्डर के यहाँ काम करती थी। उनका परिवार पटना से 30 किलोमीटर दूर खुसरूपुर में रहता था। शांति चाची 15 दिन में एक बार घर आती जाती थी। उनके पति बेहद सुंदर थे, मगर शराब और असंयमित जीवन के कारण जल्दी चल बसे। शांति चाची कहती, सारा दोष मेरा है। राजकुमार जैसा लड़के के साथ काली चुड़ैल की शादी कराओगे तो वो भागेगा ही। जब उनके बेटे को देखा तो हमें लगा पति के बारे में बताने में शायद उन्होंने अतिश्रेय नहीं की थी। शांति चाची में कई गुण थे, मेहनती, सब बोलचाल वाली, मददगार इत्यादि। ऐसे शांति चाची को मेरी पत्नी श्रावंती ने घर के काम पर रख लिया। सुबह बिल्डर के काम पर जाने से पहले और शाम को लौटकर वे हमारे घर का काम करती। शाम को आते ही श्रावंती उनके लिए नाश्ता तैयार रखती। चाय नाश्ता पाकर शांति चाची खुशी से गदगद हो जाती। नवंबर के अंत में एक दिन सुबह वे काम पर नहीं आई। श्रावंती ने ढूंढा तो पाया एक अधूरे फ्लैट में बुखार से तप रही है। खिड़कियों में शीशे नहीं लगे थे। पूरी रात ठंडी हवा लगने से तबीयत बिगड़ गई। इसी प्रकार कमरे में ही मजदूर थे। 4 दिन में ठीक हो गई। श्रावंती ने कहा, आज से रात को यहीं सोना। हमारे छोटे से परिवार और खाली पड़े कमरों ने शांति चाची का रैन बसेरा बना दिया। दिन में पास की दुकान में खाना लाती, रात में श्रावंती के हाथ का खाना खाती। बेचारी कृतज्ञ से भर गई। रोटी बनाने का काम खुद संभाल लिया। मौका मिलते ही पंखा की धूल साफ करती, किताबों की अलमारी चमकाती। मना करने पे भी नहीं मानती। यह मेरे भैया का घर है, मेरा फर्ज बनता है। उनके आने से हमें भी सुकून मिला। पहले शाम को बाहर जाने से डर लगता है। पत्नी बच्ची को छोड़कर टूर पर निश्चित होकर जाने लगी। एक रात करीब 2 बजे श्रावंती ने झकझोर कर जगाया। सुनो, इतनी रात को चूड़ियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं भूत प्रेत तो नहीं? डरते डरते ड्राइंग रूम गया तो देखा शांति चाची बैठी पैर दबा रही है। उनके हाथों की चूड़ियाँ खनकने लगी। नींद खुल गई। मुझे देखा शर्मिंदा हुई, मगर दर्द हो रहा था भैया, नींद नहीं आई। मैंने दर्दनाशक क्रीम दी। बेचारी इस उम्र में इतना काम करती है, हाथ पैर का दर्द तो होगा ही। एक शनिवार को वे घर आई, मंगलवार तक नहीं लौटी। बुधवार को उनका पोता आया। दादी की पेट की तकलीफ है। पूछा, दवाई ली? गांव का दुकानदार ने गोली दी थी, काम नहीं की। उसने जेब से दवा निकाली। देखने से ही लगा दवाइयाँ नकली हो सकती है। मैंने अच्छी कंपनी की दवा लिख कर दी। 3 दिन बाद शांति चाची हंसती हुई आई। भैया का दवा ने रामबाण जैसा काम किया। उसके बाद छोटी मोटी बीमारी होने पर वे सीधे मेरे पास आती। मुंह में छाले, जुखाम, बुखार सब ठीक हो जाता। बिल्डर का काम पूरा हो गया
शांति चाची को उन्होंने अपने पास रख लिया। उनका पता बदल गया। वे हमें नहीं भूली। रविवार को छुट्टी लेकर आ जाती। श्रावंती के साथ घर का काम करके लौट जाती। पिताजी की बीमारी के 1 महीने पहले भी आई थी। छोटा भाई कश्मीर में आया। पिताजी को अस्पताल से लेकर आए। डॉक्टरों ने मुंह मोड़ लिया था। अब घर पर ही देखभाल। भाई को जिम्मेदारी सौंपकर मैं पटना लौटा। फ्लैट में घुसते ही खबर मिली शांति चाची नहीं रही। उनकी बेटी और दामाद मिलने आए। मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं थी, मगर उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। बेटी बोली, मामा जी, माँ आपका रास्ता देखते देखते चली गई। कितना भरोसा था, भैया की दवा से ठीक हो जाऊंगी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। चली गई शांति चाची, पर आज भी याद आती है। शांति चाची को याद करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास खोखेर चोखेर वाली का वह कथन याद आता है। संसार में ना कोई अपना होता है, ना पराया। जो अपना समझ लेता है वही अपना होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।